डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेट। हमने इनडायरेक्ट मेथड सीखा। इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, एक पहले एक थ्योरी है, उसको पहले हल कर ले 26 क्वेश्चन की। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद आप खामोश हो जाएं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें, एक हमारे पास आ जाता है ट्रेड पेबल, एक एक्रूवल्स एंड अदर पेबल, टैक्स नहीं आता, स्टॉक एंड ट्रेड, रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। ठीक होगी बात? चलिए हम खामोश हो जाएं, सवाल देख लें। ये हमारे पास 5। अब अगर ये प्योर है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम इग्नोर करते होते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, फिर तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस ले लेना। बट अगर इसमें कुछ है मसला, तो फिर हमने करना क्या है कि वो चीजें इसमें से निकाल दें। अगर कोई चीज इसमें से माइनस हुई है तो ऐड कर देंगे, और अगर कोई चीज ऐड हुई है तो माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसके अंदर सबसे पहले यहां पर है लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9500,000 एंड हैविंग बुक वैल्यू 5200,000 disposed for rupees 4800,000, of which 1800,000 are still outstanding। इसका क्या मतलब है? 18 लाख अभी हमने लेना है, ये रिसीवेबल है। और मैंने आपको एक बात बताई, कोई भी रिसीवेबल हो, कोई भी पेएबल हो, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी है, अलग से नहीं गिवन तो किसी ना किसी वैल्यू के अंदर है। तो आप मुझे बताएं कि ये वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए? अदर रिसीवेबल में। ओपनिंग में होगी या क्लोजिंग में? अगर पिछले साल का कोई रिसीवेबल है तो ओपनिंग में होगा, इस साल का रिसीवेबल है तो क्लोजिंग में होगा। तो हम क्या करेंगे, 2017 में से 1800 माइनस कर देंगे जब हम इसका डिफरेंस लें, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट का है। ये बात पता है ना कि नॉन करंट एसेट के रिसीवेबल और पेएबल वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल चार्जेस फॉर अमाउंटिंग 1100,000, अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस इस साल के हैं 112, पिछले साल के हैं 48। इसमें भी वही बात, इंटरेस्ट पेएबल तो गिवन है लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नजर, इसका मतलब है ये किसी न किसी के अंदर होगा, तो माइनस कर देंगे, इसमें से 112 माइनस कर देंगे और इसमें से 40 माइनस करने के बाद इसका डिफरेंस लेंगे। ओके होगी बात? उसके बाद है प्रोविजन फॉर रिसीवेबल। अब प्रोविजन हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोविजन लेंगे तो फिर डेटर्स को हमें ग्रॉस करना पड़ेगा, और अगर प्रोविजन इग्नोर करनी है तो नेट डेटर्स। ठीक होगी बात? हाँ जी, हो गया ये। इसको मजीद आप तो सिंपल डिफरेंस लेना रह गया। राइट शेयर तो शेयर कैपिटल में होगा। हाँ, वैल्यू भला क्यों नहीं दी हुई? जब आप इसका लेजर बनाओगे, आपका ब्रॉड ऑन कितना है? 10,000। कैरिड ऑन कितना है? 12,400। बोनस शेयर्स की एंट्री क्या पास की थी आपने? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग के नाम से कितनी अमाउंट आ जाएगी? 1,000। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा ना कैश का, ये राइट शेयर का ही कैश है। जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका कैश है? राइट शेयर का। उसने हमें ये बताया है कि भाई राइट शेयर भी इशू किए हैं,
अब राइट शेयर की उसने वैल्यू नहीं बताई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइट शेयर का आंसर है। जो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल होगा वो वाले ऐसे भी। ये बंद कर दो पंखा। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। और कोई बात दोनों सवालों में समझ ना लगी हो? ये टॉपिक साथ तैयार करना है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। नहीं समझ लग रही तो करके जाओ ना। अभी जो कुछ आपने पूछना है घर में भी जाकर इसको तैयार किया करो कि इसके हमें दोबारा टाइम देना ही ना पड़े। अगर देना है तो सिर्फ रिवीजन हो रही हो, पहली दफा अभी पढ़ना है, पक्का करना है। खत्म करते हैं इसको आप। चले जी, डायरेक्ट मेथड पे मैं पहले जाने लगा हूं। डायरेक्ट मेथड के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट मेथड के। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मसला, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी सेम। डायरेक्ट मेथड अगर मैं आपको लिखवाऊं तो ये 2 मिनट का काम है। पहले तो वही नाम लिखेंगे कंपनी का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड होता है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1, कैश पेड टू सप्लायर, डायरेक्ट मेथड करवाता है। हाँ जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस, cash received from other income, cash generated from operation। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आएगा टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, ड्राइंग्स या डिविडेंड अगर इधर लिखनी है तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। इसमें ये सारा जो आपका ये 4 नई चीजें हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से आगे सेम सवाल पूरा है। आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब कुछ आगे कंटिन्यू है, सेम एज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर सिर्फ 4 चीजें ऐसी हैं
जो कि कैश जनरेटेड ऑपरेशन से पहले आती है। और डायरेक्ट मेथड से आप देखें, आपको पता चल रहा है ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जितना कस्टमर से कैश आया हमारा इनफ्लो, कैश पेड टू सप्लायर, अदर एक्सपेंसेस के लिए जो पेमेंट की है, और अदर इनकम से जो कैश हमें मिला है। अब मैंने 4 वर्किंग भी साथ रेफरेंस दी है, ये नई 4 वर्किंग। तो सबसे पहले बनाते हैं कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट डेटर अकाउंट ही है, लेकिन जो डेटर होता है ना, वो सिर्फ वो वाला कस्टमर होता है जो हमें हमसे उधार पे चीजें खरीदता है, और जो कस्टमर होता है वो उधार वाला भी होता ही है और कैश वाला भी होता है। तो आप अगर चाहो तो अलग से बना लो, इसका लेजर ही अलग से बना लो डेटर का, और कैश इस बाद में ऐड कर देना। या मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना कस्टमर ही अकाउंट बना लो, क्योंकि वहां पर आता है कैश फ्रॉम कस्टमर, ना कि कैश फ्रॉम डेटर। तो इसका ब्रॉड ऑन किधर आएगा? ये ब्रॉड ऑन आपका डेटर वाला ही है, कैरीड ऑन टोटल सेल्स, चाहे वो क्रेडिट है चाहे वो कैश सेल्स, टोटल सेल्स। फिर उसके बाद यहां पर आएगा कैश एंड बैंक, अगर कोई बैड डेट्स हैं तो वो आ जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड है तो वो आ जाएगा, सेल्स रिटर्न है तो वो आ जाएगा, और अगर काउंट्रा है तो वो आ जाएगा। वो सारी चीजें जो डेटर को हिट करती हैं, वो सारी चीजें इधर आ जाएगी। यहां पर चेक डिसऑनर भी आ जाता है, क्योंकि चेक डिसऑनर आपको पता है उससे डेटर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। चेक डिसऑनर, ये वो वाला चेक है जो कस्टमर ने हमें दिया था और डिसऑनर हो गया। आपको बाकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये हम खुद फाइंड करेंगे। ब्रॉड ऑन दे देगा, कैरिड ऑन दे देगा, सेल्स की इंफॉर्मेशन देगा, कुछ बाकी इंफॉर्मेशन भी दे देगा। हमें क्या चाहिए होगा? कैश फ्रॉम कस्टमर। तो ये कैश एंड बैंक है ना, ये क्या एक्चुअल में है? कैश फ्रॉम कस्टमर। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। ओके होगी बात? इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। फिर चले सप्लायर अकाउंट, वर्किंग नंबर 2। नोट तो नहीं कर रहा था कोई? वर्किंग नंबर 2, सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट एक दफा खुद बनाए क्रेडिटर की तरह, जल्दी करें जरा, एक दफा खुद बना ले चीजें, अगर कोई मिस हो जाएंगी तो फिर साथ लिख लेना। हाँ जी, सप्लायर अकाउंट में हमारा ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। और ये सप्लायर वो वाला है जो गुड्स वाला है सारा, अदर नहीं, गुड्स वाले आता है, देख लें।
वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड की वो वैल्यू खत्म होगी जो पहले होती थी, अब चेंज हो गया क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह परचेज लिख दिया जाता है, तो परचेज के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। मतलब आप खुद चाह रहे हो कि मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, गलत लिख कर दे रहा हूँ, चेक रिसीव किया हो तो गड़बड़ हो सकता है, हम चेक इशू कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप चेक लिख कर दे रहे हैं। ये जो सप्लायर से हमने पैसे दिए हैं, ये कैश पेड टू सप्लायर है। ये वर्किंग जो दूसरी है ना, ये एंट्री क्या पास होगी भला? सप्लायर डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, सॉरी हाँ जी, नहीं, ये वाला जो परचेज है ना, ये तो टोटल परचेज है, जो डिस्काउंट है इसको कम करता है, डिस्काउंट परचेज में से माइनस करते हैं, या माइनस करके लिख दो या फिर दूसरी साइड पर लिख दो। हाँ जी, तीसरे नंबर पर कौन सा लेजर है? तीसरे नंबर पर वर्किंग नंबर, ये इंटरेस्टिंग लेजर है, पेपर में ना लिख देना। हाँ जी, एक्सपेंस का लेजर किसको बनाना आता है जी? वो सारा वैसे ही है, यहां पर कैश की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, यहां पर हम देख रहे हैं साल के दौरान हमें कितना कैश आ रहा है और जा रहा है। वो इनडायरेक्ट मेथड था, ये डायरेक्ट मेथड है। एंड वाली वर्किंग का मतलब पता क्या है? हमारे पास पहले कितना कैश पड़ा था और एंड पे कितना पड़ा हुआ है, और ये जो हम कर रहे हैं ये फॉर द ईयर कितना कैश आया गया, ये फॉर द ईयर होगा, ओपनिंग में प्लस कर देंगे तो क्लोजिंग के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये तो फॉर द ईयर एडजस्टमेंट हो रही है। उबैद, ये आज जो दोनों बंदे आपको खराब कर रहे हैं या आप इनको खराब कर रहे हैं? ऐसा कभी हुआ नहीं वैसे, मुझे लगता है एक बंदा खराब बंदा आप लोगों के साथ बैठ गया है, उनको मुझे लगता है यहां पर बिठाना पड़ेगा ताकि उसका फोकस सही रहे। एक्सपेंसेस का लेजर, इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि ये बड़ा दिलचस्प है, वो वाला इंटरेस्टिंग। अच्छा कोई और इंटरेस्टिंग है? वो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा चले, अच्छा आपके पास हमने एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के अंदर पढ़ा था एक्रूड एक्सपेंस का लेजर और प्रीपेड का लेजर, याद है? प्रीपेड डेबिट साइड पर लिखा जाता है और एक्रूड, तो इसमें हमने कंबाइंड लेजर पढ़ना है। जो एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के अंदर आपको याद होगा कि हमने 3 लेजर पढ़े थे एक्सपेंस के, एक एक्रूड एक्सपेंस का, एक प्रीपेड एक्सपेंस का और एक, अब हमने यहां पर जो गिवन होगा उस साइड पर लिख देंगे। अगर कोई आपके प्रीपेड है उसका ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आएगा, ये प्रीपेड एक्सपेंस, और अगर एक्रूड एक्सपेंस होंगे वो क्रेडिट साइड पर आएंगे क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, इनके कैरी ऑन अपनी अपनी अपोजिट साइड पर आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने एसओपीएल के अंदर एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहां पर लिख देंगे, जितने एसओपीएल के एक्सपेंसेस हैं सारे यहां पर लिख देंगे, लेकिन सारे एक्सपेंसेस तो कैश नहीं है, सारे एक्सपेंसेस तो कैश, तो फिर इसके दो तरीके हैं, ये सुन लें। एसओपीएल में लिखते वक्त सिर्फ कैश वाले एक्सपेंसेस लिखें क्योंकि अब ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें कौन से लिखे? तो इसमें वो तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर दे जो नॉन कैश है, और वो जो एडजस्टमेंट वाले
वो जो एडजस्टमेंट में इनडायरेक्ट मेथड में जो हम एडजस्ट करते थे, या तो आप ऐसा करें कि वो सारे अदर एक्सपेंस यहां पर शिफ्ट कर दें, माइनस कर ना करें, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, या इस एसओपीएल में से माइनस करके लिख दें। कौन कौन से एक्सपेंस इसमें से माइनस हो जाएंगे? अगर सारे हैं, डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। अब इसमें से जितने नॉन कैश वाली चीजें हैं वो निकाल दें, सिर्फ कैश वाली रखनी है। और नॉन कैश वाली क्या होगी? डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल। मैं कहता हूं कि कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो जो वहां पर आते थे ना, वो सारे यहां से माइनस कर, सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस वहां पर जो ऐड बैक करते थे यहां पर माइनस कर दो। और ये नहीं कहना जो माइनस करते थे वो, जो प्लस करते थे वो माइनस कर दो। जो इनकम है ना वो इनकम के लेजर में जाएगी। ये सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो वहां पर ऐड बैक करते थे वही नॉन कैश है। और इसको यहां से निकाल के बाकी जो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कैश। और ये कैश कौन सा होगा? वर्किंग नंबर 3 वाला, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंस। कैश पेड फॉर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि वो एक्सपेंसेस पहले आपके एसओपीएल के अंदर होने चाहिए, तब निकालेंगे, और होने भी नॉन कैश चाहिए। और अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन कैश है? वो एडजस्टमेंट में अगर आता है तो नॉन कैश है, नहीं आता तो नॉन कैश नहीं। हाँ आ जाएंगे, वही है, वो डायरेक्ट गिवन होते हैं आप। हाँ जी। उसके बाद अदर इनकम का लेजर, ये एक दो दफा ही बनाना आया पेपर में, दो जो पहले 3 है ना वर्किंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर पेपर में आएंगी। ये जो चौथी वर्किंग है ना, ये शायद आया शायद ना आए। अच्छा जी, एक्रूड इनकम किस साइड पर आएगी? एक्रूड इनकम होती क्या है? रिसीवेबल या एडवांस? ब्रॉड ऑन। एक्रूड इनकम का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आएगा, और एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम का ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर आएगा। इनके कैरीड ऑन एग्जैक्ट वही लेजर बनता है इसका, एसओपीएल माइनस नॉन कैश। अब यहां से पता कैसे चलेगा कि कौन सी इनकम नॉन कैश है? वही जो उधर इनकम रिकॉर्ड की हुई है एडजस्टमेंट के अंदर, अगर वो कोई इनकम है तो यहां से निकाल दो, और जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा? और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। ये 4 वर्किंग आपने करनी है। 3 वर्किंग तो तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर आती है, एक वर्किंग है इनकम वाली, कभी आती है कभी नहीं। आपने दोबारा एक दफा सारे लेजर्स को चारों को देख ले, क्योंकि उसके बाद तो इंटरेस्ट पेड, आगे तो वही प्रैक्टिस है हमारी। ये कौन सा क्वेश्चन था जो 26 डायरेक्ट मेथड से भी था? नहीं 26 नहीं। ये 25 का 24 है। अच्छा 24 ना जो क्वेश्चन है उसने कहा है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और अच्छा डायरेक्ट मेथड से मैं पूरा करवाता हूं, डायरेक्ट मेथड से मैं कंप्लीट करवा देता हूं, इनडायरेक्ट मेथड से फिर आपने कर, कुछ लोगों ने तो कर लिया ये इनडायरेक्ट मेथड से, और जिन लोगों ने नहीं किया वो इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक होगी बात? अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम दोनों की, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मसला है, जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया उसके बाद तो आगे सेम काम है। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है चीजें,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक एंड ट्रेड, रिसीवेबल कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, डिबेंचर, इंटरेस्ट पेबल, ट्रेड पेबल, accrued liability, unearned maintenance और इनकम टैक्स पेबल। सेल्स हमारे पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम। अब इनकी भी जरूरत है। ये कौन सी वाली चीजें हैं जिसे मैं लिखता हूं एसओपी, क्योंकि एसओपीएल के अंदर गिवन है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो क्रेडिट सेल्स अलग लेते हैं और कैश सेल्स अलग लेते हैं। हमने तो टोटल सेल लेनी है, तो हमारे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। दो तरीके हैं, डेटर को अलग बना लो, कैश वाली को सेल्स को अलग रख लो। हमने कस्टमर अकाउंट में क्या लिखी है, टोटल सेल्स, तो हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यूएल maintain a provision for doubtful receivable at 6%. During the year, trade receivable of ₹7 million were written off. कहता 7 दिन, और आपको पता है इस बैड डेट्स को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। और प्रोविजन के बारे में हमने क्या सीखा, अगर आपने नेट डेटर्स का डिफरेंस लेना है तो इसको इग्नोर कर दे, और अगर ग्रॉस डेटर्स का लेना है तो फिर इसको कंसीडर कर। अगर नेट डेटर्स का लेना है तो इसका मतलब हम इसको एडजस्टमेंट में नहीं लेते, तो फिर इसको कहीं भी नहीं लेना, चाहे डायरेक्ट मेथड है चाहे इनडायरेक्ट मेथड, फिर इसको इग्नोर करें। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25 मिलियन, 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। कहता है जी इसकी जो 70% है वो कॉस्ट ऑफ सेल में है, और 30% फिर क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। अदर इनकम कंप्राइजेस गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर 12 मिलियन, मेंटेनेंस इनकम 8 मिलियन, और डिस्काउंट है 10% ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले कस्टमर का लेजर बनाते हैं और वहां से फाइंड करते हैं कैश फ्रॉम, जो जो चीजें उसकी गिवन है वो लिखो जरा। कस्टमर अकाउंट, हाँ जी, ब्रॉडन कितना है कस्टमर का, मतलब के डेटर्स का 56,000, और कैरी डाउन कितना है 68 था। सेल्स बताओ, उसने कहा 60% क्रेडिट सेल्स हैं, तो 60% ले लें या टोटल, क्योंकि हम डेटर का अकाउंट नहीं बना रहे, हम कस्टमर का अकाउंट बना रहे, तो टोटल सेल्स कितनी है 270, $273,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हैं, और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, ये कस्टमर अकाउंट में नहीं आता होता। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कभी भी कस्टमर अकाउंट में नहीं आता। सॉरी, हम कस्टमर बना रहे हैं जिसमें डेटर भी है और कैश कस्टमर भी है। मतलब डेटर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट का मतलब ये नहीं, अगर डेटर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ कैश वाले कस्टमर निकल जाएंगे, लेकिन जब कस्टमर अकाउंट बनाएंगे वो कैश वाली सेल्स भी इसके अंदर आ जाएंगी और डेटर भी इसके अंदर, फिर दोनों इकट्ठे हो गए, तो डेटर तो है ही, साथ टोटल सेल्स भी आ गए। या तो अगर आप यहां पर सिर्फ 60% लिख लो, बाकी सीधा सीधा कैश ऐड कर दो डायरेक्ट, तो भी ठीक है। इसमें क्या होगा, अब हमारा जो कैश आएगा उसमें कैश फ्रॉम कस्टमर भी होगा, कैश कस्टमर, और कैश फ्रॉम डेटर भी होगा।
हाँ जी, कोई और चीज गिवन है सेल से रिलेटेड तो क्लोज कर दें इसको। ये टोटल कितना आ गया 56 प्लस 2 73,000 320 29 लिखे नहीं है। हाँ जी, कैश आ गया, बैलेंसिंग फिगर कितना 254,000 ये हमारे पास आ गया कैश फ्रॉम कस्टमर। उसका ब्रॉड ऑन गिवन था, कैरिड ऑन गिवन था, परचेजेस गिवन थी, सॉरी सेल्स गिवन थी, तो हमने अकाउंट बनाया। ठीक होगी बात। अच्छा, आपको परचेजेस गिवन है, क्वेश्चन को देखें, परचेजेस गिवन है, ढूंढो जरा। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। हाँ जी, परचेजेस ढूंढो कहीं है, ये साथ साथ काम करना है। कस्टमर अकाउंट क्लियर हो गया सबको, सप्लायर अकाउंट। अच्छा, पहले तो मुझे यहां से ढूंढ के बताया परचेजेस किधर है। आप सुने, अगर आपको परचेजेस नहीं गिवन तो स्टॉक का लेजर बना के पहले परचेजेस फाइंड कर ले, या कॉस्ट ऑफ सेल से फाइंड कर ले। स्टॉक का लेजर बना के परचेजेस फाइंड कर ले, ये हमने रेशियो एनालिसिस के अंदर सीखा है। तो स्टॉक का लेजर आता है, मैं वैसे बना देता हूं स्टॉक का लेजर बनाने का तरीका। ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेजेस। जी, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग से वही वही किया है, ये भी वही है, लेजर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, मुझे बताओ जरा स्टॉक का ब्रॉड ऑन कितना है, स्टॉक का ब्रॉड ऑन कितना है 45,000, और कैरिड ऑन कितना है 50, पक्का। और परचेजेस कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 187, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देना 22,500। क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 70% ऑफ डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। 70% डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है, तो कोई प्लांट एंड मशीनरी की होगी ना, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है। तो 70% मशीनरी तो निकालें पहले, सॉरी डेप्रिसिएशन 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 70%, कितना 15। कोई भी नॉन कैश आइटम डायरेक्ट मेथड के अंदर है तो जिसके अंदर भी है वहां से माइनस करना है, किसी एक्सपेंस में हो किसी इनकम में हो। कोई भी नॉन कैश आइटम डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर किसी एक्सपेंस के अंदर है तो वो माइनस करके लिखना। तो कॉस्ट ऑफ सेल हम क्या लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, टोटल कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल 187,500 187 माइनस 15,750, कितनी अमाउंट आ गई 1717। अब क्लोज करो, आपके पास परचेजेस आ जाएगा कितनी 182 18, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है। अगर परचेजेस ना गिवन हो तो हम स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, या कभी कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं गिवन होती तो सीपीएस लगाकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी पड़ती है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से आगे परचेज फाइंड कर लेते हैं। सेम नहीं आ रहा, ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल पूरी ली है, कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है 171750, इसके बावजूद नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी नहीं आ रहा, क्यों माइनस किया, वो नॉन कैश है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन के अंदर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन है 22,500, कहता है 70% डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। 70% डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है, दैट इज अ नॉन कैश, और हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में जिधर भी नॉन कैश एलिमेंट उसको निकाल दो। ओके होगी बात, चले
आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्रेडिट सप्लायर का लेजर बनाकर कैश पेड टू सप्लायर फाइंड करें। सप्लायर का लेजर बनाएं, सप्लायर के मतलब क्रेडिटर्स, सप्लायर का लेजर बनाएं और फाइंड करके दें कैश पेड टू सप्लायर। कौन सा लेजर उठाओगे यहां से जनाब? ट्रेड पेबल का। ब्रॉड ऑन कितना है? 39,000। कैरिड ऑन कितना है? परचेजेस हमने फाइंड की इस तरह से, वर्किंग नंबर 2, कुछ ऐसे काम करना होता है। हाँ जी, कितनी परचेज फाइंड की? 184। क्लोज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कैश पेड टू सप्लाई, वर्किंग नंबर 3। वन 181,750 यहां तक ओके है। अब एक्सपेंस का लेजर बनाओगे, जरा ध्यान से। एक्सपेंसेस का लेजर बना के मुझे फाइंड करके दो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। यह पहला सवाल है, इसलिए परेशानी हो सकती है, बाद में आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। इसके टोटल मैक्सिमम 5 लेजर बन सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो। हाँ जी, एक्सपेंसेस का लेजर कैसे बनाते हैं? अच्छा, यहां पर देखें, क्या कोई एक्सपेंसेस का प्रीपेड है? वो प्रीपेड किस साइड पर देखोगे? डेबिट साइड पर। फिर इधर आ जाओ, इंटरेस्ट पेबल लेंगे या नहीं? इंटरेस्ट पेबल का तो एक अपना जाती अकाउंट है कैश फ्लो के अंदर। इंटरेस्ट पेबल का, टैक्स पेबल का, डिविडेंड पेबल का, वो वही प्रोसीजर है। यहां पर आए, एक्रूड लायबिलिटी, अनअर्न्ड मेंटेनेंस, ये तो इनकम है, ये तो इनकम का लेजर बनेगा। ऐसा अनअर्न्ड मेंटेनेंस का इनकम का लेजर बनेगा, और एक्रूड लायबिलिटी का हमारा लेजर बनेगा। तो ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? कितना? 18,000, कैरिड ऑन 20,000। एसओपीएल, हाँ जी, एसओपीएल में कितने एक्सपेंस लिखे हुए हैं? 4, 6, 7। सबसे पहले इसमें से कुछ एक्सपेंस निकाल दो जो कि नॉन कैश है। एक्सपेंस निकाल दो जो कि नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन इसके अंदर है या नहीं? कितने परसेंट? करो जरा, 30% माइनस करो इसको। 30% माइनस करो जरा। 22,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, 6, 7। और कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश है? इंटरेस्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और क्या होगा? बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं इसके अंदर? 7,000। और लॉ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल इसके अंदर होगा या नहीं? होगा, लेकिन गेन है इसके अंदर, तो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। देख लेना एडजस्टमेंट में जाकर। अच्छा, इसके अंदर प्रोविजन फॉर, क्योंकि ये एसओपीएल है ना, ये क्या है? एसओपीएल। ये जो ऊपर हमारे पास डेटर्स गिवन थे, ये नेट थे या ग्रॉस थे? ये जो डेटर्स हमारे पास थे, ये नेट थे या ग्रॉस थे? नेट थे। अगर ये हमने नेट डेटर्स का डिफरेंस लिया तो फिर प्रोविजन को इग्नोर कर दो। अगर आपने नेट डेटर्स का डिफरेंस लिया है, ये प्रोविजन हमेशा तब लेते हैं जहां भी लो, जब आप ग्रॉस डेटर्स लो। अगर नेट डेटर्स लोगे तो फिर प्रोविजन कहीं भी है उसको खत्म कर दो, इग्नोर कर दो।
हाँ जी, तो एसओपीएल में से और कोई ऐसा एक्सपेंस जो इसके अंदर हो, ये हमारे पास 3 मिलियन वाला अमाउंट होगी, ये तो सारी इनकम है, खत्म होगी बात। कितना आ गया? 3301 तो एसओपीएल 333016। क्या किया हमने? अदर एक्सपेंसेस में से जितने नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो निकाल दिए, कैश वाले एक्सपेंसेस यहां पर लिख दिए। अगर आप डेटर्स को ग्रॉस करते तो फिर यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन भी लेते। अगर ऊपर ग्रॉस डेटर्स लेते तो यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन भी लेते। क्लोज कर दें जी। कितना आ गया टोटल एक्सपेंस? 51016 और यहां पर हम लिख देते हैं कैश। कितना? 310। ये हमारा आ गया कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। हाँ, जिस बंदे ने प्रोविजन का डिफरेंस लेना है उसका कुछ और आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा और डिफरेंस भी आ जाता है, वरना यही है। उसके बाद आ गया अदर इनकम। हाँ जी, वो कहते हैं अदर इनकम है 11,200 और उसके अंदर जो जो चीजें शामिल हैं वो हम निकाल देते हैं। वो कहता है 3 मिलियन कौन सी इनकम शामिल है? गेन ऑन डिस्पोजल। ये कैश आइटम है नॉन कैश है? नॉन कैश है, निकाल देंगे। मेंटेनेंस इनकम 8 मिलियन, ये नॉन कैश है कैश है? ये तो कैश मेंटेनेंस, ये तो कैश, इसको रहने देते हैं। और डिस्काउंट ऑफ 10% पर डिबेंचर विच वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर्स। ये जो हमारी इनकम है ये भी क्या है? ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की होती है ना, ये भी नॉन कैश है। हाँ जी, अदर इनकम का लेजर बनाओ जरा। कितनी इनकम गिवन है आपको? 4,000, 2,000। अनअर्न्ड मेंटेनेंस ब्रॉड ऑन 4,000, कैरिड ऑन एसओपीएल 11,200। अब सॉरी, एसओपीएल में 11,200 पूरा तो नहीं लिखना। इस 11,200 के अंदर जो जो चीजें नॉन कैश आइटम है वो तो निकालो ना। बताओ क्या क्या शामिल है, उसने खुद ही लिख दिया इस क्वेश्चन के अंदर। अदर इनकम इंक्लूड 11,200 में से 3,000 भी माइनस करो, 200 भी माइनस करो। अच्छा, ये 200 कैसे आया ये देख लो। 8 मिलियन नहीं लेना, 8 मिलियन माइनस नहीं करना, वो कैश आइटम है। अब ये देखिए 10% किसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला है? डिबेंचर की रिडम्पशन के ऊपर। तो जाकर देख ले कितने डिबेंचर रिडीम किए आपने। डिबेंचर 20,000 से 18,000 हो, 2,000 के, और 10% आपको डिस्काउंट मिला। डिबेंचर कहते किसे हैं? हमने किसी से लोन लिया हुआ था डिबेंचर की फॉर्म में, उनको डिबेंचर दिए थे, लोन लिया था। बाद में जब वापस डिबेंचर रिडीम किए तो उनकी वैल्यू कम थी, तो 20,000 वाले हमने 18,000 में वापस खरीदे। जब बेचे थे, जब इशू किए थे 20,000 के इशू किए थे, जब वापस लिए तो 18,000 में, तो हमें 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। और ये डिस्काउंट ऑन परचेजेस वाला नहीं है, ये डिबेंचर के ऊपर है। हाँ जी, बताएं तो इनकम कितनी बच गई हमारी? 8,000 पूरी। एसओपीएल के अंदर हमने लिख दिया 8 सर। क्लोज करेंगे, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, तो कैश कितना आया? 6। अब आपका डायरेक्ट मेथड कंप्लीट। अब सारी चारों वर्किंग होगी सारी।
अब सारी वर्किंग से जितना जहां जहां कैश नजर आ रहा है वहां पर जाकर लिख, कस्टमर का लेजर बनाएंगे पहले, कस्टमर के लेजर के बाद सप्लायर के लिए लेजर बनाएंगे, अदर एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे और इनकम का लेजर। लेजर आपके सामने है, सबसे पहले लिख देना जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1। कितना आया था कैश फ्रॉम कस्टमर, अपने लेजर पे जाकर देखिए, 254,000। कैश पे टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 3। ये सप्लायर को कैश दिया है 181,750। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 4, कितना 31016। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस एक्सपेंस या अदर इनकम, वर्किंग नंबर 5। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, 4723। ये हमने एक ग्रुप में ये डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। अगर उसका जाकर सॉल्यूशन अभी देख लो तो उसका भी यही आंसर आ रहा होगा, कैश रिलेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मिला सवाल? आगे तो इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, आगे तो फर्दर सारी वही कहानी है। इसमें बस डेटर को ख्याल रखा करो कि अगर आपने ग्रॉस डेटर लेने हैं तो फिर प्रोविजन भी लेनी है हर जगह, और अगर नेट डेटर लेने हैं तो फिर प्रोविजन नहीं ले। उसके बाद है जनाब इंटरेस्ट पेड, वर्किंग नंबर, वर्किंग डायरेक्ट कर देते हैं इसको, इंटरेस्ट है ना क्वेश्चन के अंदर। टैक्स पेड, हाँ जी, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड की वही पुरानी वर्किंग। ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है 2000 और ये है 15,000, और यहां पर उसकी बताई हुई इंटरेस्ट पेएबल। क्या करेंगे फिर, ब्रॉड ऑन प्लस फॉर द ईयर माइनस कैरी, या ब्रॉड ऑन माइनस कैरीड ऑन प्लस फॉर द ईयर। ब्रॉड ऑन कितना है 2500 प्लस 2000 फॉर द ईयर माइनस टैक्स का ब्रॉड ऑन कितना है 14,000 प्लस फॉर द ईयर कितना था माइनस कैरीड ऑन 275। डिविडेंड या ड्राइंग्स का कहां से पता चल सकता है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड है या नहीं। रिटेन अर्निंग का लेजर कैसे बनता है, ब्रॉड ऑन 21,500, कैरीड ऑन 544434, पैट यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, पैट लेते हैं, कितना 3। अगर ये बराबर आ जाए तो कोई डिविडेंड नहीं है, और अगर फर्क आएगा तो फिर इसका मतलब है डिविडेंड। रिटेन अर्निंग से या प्रॉफिट मिल जाता है या और भी चीजें मिल सकती हैं। देखो आपको ये पता होना चाहिए जो चीज आपको चाहिए वो किस लेजर से मिल सकती है, बस वहां से आप लोग का काम आसान हो जाए। चलो जी, ऑपरेशन आपका पूरा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
कितना 1623। हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। ये हमारा डायरेक्ट मेथड। आगे तो सारा इनडायरेक्ट मेथड है ना। नेक्स्ट क्या चीज है हमारी बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जाओ जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पीपीई का लेजर बनाकर मुझे उसकी परचेज बता दो और डिस्पोजल का कैश बता दो। जल्दी से पीपी का लेजर बनाओ जरा। पीपीई का लेजर बना के बता दो कि परचेज कितनी है। ये अदर इनकम वाला भी एक एलिमेंट पढ़ के जाना साथ। गेन ऑन डिस्पोजल 3 मिलियन और व्हीकल फॉर पीस 12 मिलियन। एक डिस्पोजल 12 मिलियन का बेचा है जिसके ऊपर 3 मिलियन गेन है। बनाओ जरा पीपीई का लेजर बनाओ और ये बताओ कि नया पीपीई कितना खरीदा। सबने ये लेजर बनाना है। पीपीई ब्रॉड ऑन 120,000, carried on 158, डिस्पोजल। ये पता चला डिस्पोजल 9,000 कैसे आया। 3 मिलियन गेन है, 12 मिलियन का बेचा है। या तो लेजर बना लो या जनरल एंट्री पास कर लो या फिर कॉमन सेंस। याद रखे जब गेन आता है तो बुक वैल्यू थोड़ी होती है और जब लॉस आता है तो बुक वैल्यू ज्यादा होती है। तो 12 मिलियन में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। और डेप्रिसिएशन भी इसमें पुट करेंगे 22,000। ये सारा कुछ पुट किया, इधर डिफरेंस आएगा तो किस नाम से आएगा, सरप्लस है। बिल्कुल रिवर्स सरप्लस भी आएगा 10,000। और ये फॉर द ईयर पूरा आता है, आता सिर्फ फॉर द ईयर है लेकिन कंप्लीट। कितना डिफरेंस आ गया, 60,000। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझो पूरी। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 60,000 और कैश फ्रॉम डिस्पोजल 12,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में। ओके की बात 48। उसके बाद आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक ही बात अच्छी थी, बाकी तो अच्छा। अब मुझे बताएं शेयर कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो सिर्फ डिफरेंस ले लेते हैं और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो अच्छा। ये कैपिटल के अंदर प्रॉफिट कब आता है बोला, जब रिटेन अर्निंग का लेजर ना हो और वो इंडिविजुअल का केस होता है और आप अब बड़े हो गए हो, कंपनी के कुछ सवाल आपको आते हैं तो उसमें रिटेन अर्निंग का लेजर बनता है। तो इसलिए शेयर कैपिटल का लेजर तब बनाएंगे जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई डेबिट क्रेडिट हो रहा हो शेयर कैपिटल, वरना नहीं बनाएंगे। तो बताएं जनाब इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितने से 25,000। डिबेंचर रिडीम, अच्छा जब डिबेंचर रिडीम करवाओगे आपका कैश इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा। डिबेंचर रिडीम का मतलब होता है आपने लोन वापस पे किया और डिबेंचर आपके लोन को कहते हैं। जरा ध्यान से 20,000 से 18,000 डिबेंचर हो गए, 2,000 के रिडीम करवाए बट रिडीम करवाए एट डिस्काउंट, पूरा उनको 2,000 नहीं दिया, पूरा 2,000। आपको कितना फायदा हुआ,
और जैसे 200 की चीनी लेने जाते हो 190 की लेते हो, 10 रुपए आपकी क्या होती है, अदर इनकम। तो बिल्कुल ऐसे ही वो 2000 के डिबेंचर थे, लेकिन रिडीम कितने में हुए, 18,000 के। इसका मतलब है 2000 के ऊपर 10% डिस्काउंट लिया आपने। उसने कहा 2000 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 10% आपने कम कीमत दी है। तो कितनी कीमत कम दी, 200। तो हमने पैसे कितने दिए होंगे, डिबेंचर रिडीम 2000 माइनस, आप चाहो तो 200 अलग से भी लिख सकते हो। हाँ जी, कितना डिफरेंस आ गया, 2 3। अब तो आ गया a प्लस बी प्लस सी। नेट डिक्रीज है 16 है और 23 इंक्रीज ही है, 16 और 23 डिक्रीज है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, a प्लस बी प्लस सी। कितना आ गया, कितना, 85 आउटफ्लो। ऐड कर दिया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ढूंढो जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 48,000। क्लोजिंग कितना आ गया, 3944। ये फिर 85 कितना है, 66। और यही हमारा आंसर। कैश जो गिवन होता है ना, वो कैरी डाउन होता है, उसमें सब कुछ कैश फ्लो हो। हाँ कोई एरर है तो वो एरर से कैश, अगर वो कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो अगर जो चीज रिकॉर्ड हुई है ना उसका इंपैक्ट आ चुका है, कैश में एडेड है, कैरी डाउन पड़ा हुआ है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग है उधर से, क्योंकि जिस एक्टिविटी का हिस्सा है उसी एक्टिविटी। जो कल एक सवाल भी किया था। हाँ जी, अच्छा ये एक सवाल डायरेक्ट मेथड का, एक आपने खुद से करना है, वो एक दफा देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 25 26 हमारे हो गए दोनों। ट्वेंटी सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना अभी, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है इसके अंदर। 28, हाँ जी 28, ये इनडायरेक्ट मेथड का फेल है, बट करना तो है हमने। कल का हमारा काम एक 28, 24 दोबारा, एक डायरेक्ट मेथड का कोई सवाल ढूंढ लेना। और ये तो इनडायरेक्ट मेथड का, आ गया डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 24, 3 क्वेश्चन ये आपने करने हैं।